हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इसमें हम जो वेव फंक्शन आपके पास है उसका हम सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। अब ये जो साई है, साई जो है ये कहाँ से निकल के आया है? ये आपका क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल के आया ये इसके वैल्यू। ठीक है, तो हमने पहले नेक्स्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ा था। कर्ली स्क्वायर साई कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस में कर्ली स्क्वायर साई कर्ली जेड स्क्वायर एंड प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम ए माइनस में बी अपॉन में एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आई थी। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। ये मैथमेटिक्स में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हम सॉल्यूशन करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यदि हम इसका सोल्व करेंगे तो आपको साई की वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन को। तो यदि सॉल्विंग this equation, तो then value the psi की वैल्यू है वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, वैल्यू आपको मिलेगी, साई की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपको इसकी। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये जो साई निकल के आएगा, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई साई एक्चुअल में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, हम इससे क्या क्या निकालेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, या कि साई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये बात सारी हम इस सिग्निफिकेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम साई के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट डाल रहा हूँ सिग्निफिकेंट के लिए जो साई के लिए होते हैं। ठीक है भाई, तो साई की जो वैल्यू होती है, जो साई की वैल्यू जो होती है, साई पहले तो इज द वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन होता है आपका साई फॉर मूविंग पार्टिकल के लिए। दूसरी बात यह है कि जो साई है, साइज डिपेंड ऑन ऑल कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट पे एक्चुअल में डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट पे क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। ये सारी बातें तो हमने साई के वैल्यू जब 3 डायमेंशन यूज किया था तब ये यूज की थी, इसका वेव फंक्शन नाम रखा था, इसको 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट भी दिखाया था। अब जो पॉइंट है वह आपका डिफरेंट है। इसके बाद क्या होती है कि जो साई है, साई द वैल्यू ऑफ साई जो होती है, वैल्यू ऑफ साई, ठीक है, इज फाइनाइट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एवरी वैल्यू ऑफ किसी भी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की या जेड की वैल्यू पर जो साई की वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मैं कहूँ कि भाई आपकी जो साई की वैल्यू है वो मान लेते हैं साई की वैल्यू है आपके पास x। ठीक है, कोई फंक्शन मैंने मान लिया कि x है। ये मैं कहूँ कि भाई x की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखते हो तो साई की वैल्यू क्या अप्रोच करेंगी, जैसे ही x की वैल्यू आप या 5 मान लो। ठीक है भाई, x की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखेंगे तो साई की वैल्यू क्या अप्रोच कर जाएंगी, 25। तो 25 इज द फाइनाइट होगी ना, फाइनाइट वैल्यू। तो ऐसा होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आप वैल्यू रखो उस फंक्शन पे तो उसकी वैल्यू भी फाइनाइट अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे ही यदि यहाँ पर मान लेते हैं प्लस में 2y का फंक्शन होता तो y की वैल्यू क्या मान लेते हैं 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो भी आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वैल्यू रखने के बाद इन्फिनिटी अप्रोच कर जाए या फिर आपकी वैल्यू भी पता ना चले। ठीक है भाई, तो वो फाइनाइट कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहले क्या होनी चाहिए कि किसी भी x y z वैल्यू पर
साई की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है। दूसरा कि साई जो है, द वैल्यू ऑफ साई क्या होती है, द वैल्यू ऑफ साई इज कंटिन्यूअस आना चाहिए आपका वेव फंक्शन, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ साई इज 0 एट इनफाइनाइट जैसे अप्रोच करेंगे वैसे ही आपकी क्या है, साई की वैल्यू क्या करनी चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है भाई, 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो ये साई के में क्या है, ये 3 प्रॉपर्टीज है। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और ये इनफाइनाइट के ऊपर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि इनफाइनाइट जैसे आप अप्रोच करेंगे वैसे ही फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है भाई। वैसे क्या करना चाहिए, 0। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई है आपकी साई की। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है आपका कि जो द वैल्यू ऑफ साई का स्क्वायर, साई स्क्वायर इज इक्वल टू probability for finding the electron or particle at that point। उस पॉइंट के ऊपर किसी भी साई का यदि स्क्वायर करते हैं, साई की वैल्यू का स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आप जैसे साई की वैल्यू है इस पॉइंट पे निकालिए, जैसे कि इस पॉइंट पे बात करते हैं, मान लीजिए साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपने क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू, मान लिया एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, भाई यहाँ से 0 से मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 2 तक आपके वेरी करवा दें, यहाँ से 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, इसके बीच में यदि आप प्रोबेबिलिटी पूछे फाइंडिंग द पार्टिकल की, ठीक है भाई, ये जो भी पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी यदि आप पूछे तो आपने क्या करना है कि साई का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी एट दिस रीजन के अंदर, ठीक है भाई, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्क्वायर करके इसका इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन विद लिमिट दिस x इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोबेबिलिटी। ये बाद में पता चलेगा आपको, आप इन दिस टाइम ये ध्यान रखो कि जो x का स्क्वायर होता है दिस इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, x का सॉरी साई का जो स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर इज नियरली रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आया आपको कि किसी भी पार्टिकल की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी को यदि आप देखें, ठीक है, वो हम साई स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। तो किसी की वैल्यू मान लेते हैं, कोई कहे कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसका एक ऑर्बिटल है, इसमें साई की वैल्यू दे रखी, मान लेते हैं 20 दे देते हैं। इसके बाद सेकंड ऑर्बिटल है, इसमें यदि आपको कहे कि साई की वैल्यू 10 है, ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिकली कोई पूछे कि भाई किसमें प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किस ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ठीक है भाई, जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। जहां पर प्रोबेबिलिटी का मतलब ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होना, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू number of particle
जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है डेंसिटी, उतनी ज़्यादा क्या होती है पार्टिकल की डेंसिटी। तो यदि साइज स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। जितने अप्रोच करेंगे इससे रिलेटेड करेंगे यहाँ पर 100 से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं किसी की भी कि साइज की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है भाई। तो किसी की भी नंबर ऑफ पार्टिकल देखने के लिए हम साई की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है भाई। साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए एवरी पॉइंट पे, कंटिन्यूअस होनी चाहिए और जीरो को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि वो साई की वैल्यू को भाई एडजस्ट करता है या नहीं करता है। इसकी साई के लिए कंडीशन है कि फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट पे जीरो होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं कहूँ कि भाई साइन इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू आपके पास 0 to 2 पाई, मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूँ कि ये वैल्यू साइन की पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती है। पहले आपने देखना है कि भाई ये फाइनाइट है नहीं इस वैल्यू पर, ठीक है भाई। तो ऑटोमेटिकली मैंने साइन एक्स की जगह 0 रख दिया, तो साइन 0 होता है, तो फाइनाइट वैल्यू हो गई है। ऐसे ही x की वैल्यू को मैं 2 पाई रखा, तो साई इज इक्वल टू 2 पाई क्या हो गया 2 पाई, दिस इज द फाइनाइट, ठीक है भाई। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई है, तो ये फाइनाइट वैल्यू तो है, साइन की वैल्यू कंटीन्यूअस होती है, ठीक है भाई। साइन का जो फंक्शन होता है दिस इज कंटीन्यूअस। इसके बाद जैसे आप इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, आपकी वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, इनफाइनाइट के ऊपर क्या 0 को अप्रोच करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सी भाई ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका हम कह सकते हैं कि इसको वेव फंक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, साइन इज इक्वल टू साइन एक्स विद लिमिट दिस, ठीक है भाई। ऐसे ही हम वो भी वैल्यू देख सकते हैं कि भाई वो एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसके सिग्निफिकेंट है, आए समझ में आपको, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होती है वो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद हम जो ये साई है इसको हम दो टर्म लिख रहे हैं, उसकी टर्म में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो नॉर्मलाइज्ड स्टार्टिंग पॉइंट है नॉर्मलाइज्ड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन को हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन लिख देते हैं, नॉर्मलाइज्ड भी लिख देंगे, ठीक है भाई। तो ये नॉर्मलाइज्ड ऑफ वेव फंक्शन क्या है कि भाई साई हमें पता है कि साई इज द वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड ऑफ वेव फंक्शन का मतलब होता है कि इफ साई इज द वेव फंक्शन है हमारे पास, तो साई को हम नॉर्मलाइज्ड जब कहेंगे, साई को क्या है हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जब कहेंगे जब वो सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, ठीक है भाई। तो यानी कि इफ साई इज द normalized, तो if psi is the normalized, then follow this equation, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई इंटू में साई स्टार डी टो, दिस इज द वॉल्यूम इंटीजर, ठीक है। वॉल्यूम इंटीजर डी टो, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यदि आपके पास 1 आती है, ठीक है। दिस की वैल्यू क्या आती है 1 यदि आती है, तो हम साई को क्या कहेंगे, साई इज द नॉर्मलाइज्ड, साई को क्या कहेंगे, साई इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेयर में यहाँ पर जो साई है इसको सिंपल वेव फंक्शन नहीं कहेंगे, साई इज द
is the normalized वेव फंक्शन बोलेंगे, वेव फंक्शन, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या है, 1 है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो वेव में जो डी2 है, डी2 ये आपका है वॉल्यूम इंटीजर। ये मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो टो है, टो इज द एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट। यदि आपके ये जो टो की वैल्यू जो है, दिस इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ साई, ठीक है भाई। यदि आपके जो साई का कोऑर्डिनेट x का है तो यहाँ पर टो की जगह x हो जाएगा, ओनली टो की जगह पे x का फंक्शन है तो यहाँ पर x का हो जाएगा। यदि आपकी x y का है, दोनों का है, तो यहाँ पर x भी और y भी दोनों हो जाएगा अलग अलग, ठीक है भाई, दोनों। यदि आपका तीनों का है x y and z का है तो यहाँ पर dx भी dy भी और dz भी तीनों का विद रिस्पेक्ट टू होगा आपका, समझ में आया आपको। यानी कि ये x की वैल्यू पर साई की वैल्यू पर डिपेंडेंट रहेगा, ये तीनों का कोऑर्डिनेट, वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट x y z का, ठीक है भाई। यदि आपका यहाँ पर फंक्शन x का है तो x की तरफ लिखेंगे, y का है तो y की लिखेंगे, z का है z की, x y का है तो x y, y z का है, तीनों का फंक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली, तो ठीक है। तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम इंटीजर है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ साई, ठीक है। ये देखो कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, आपने उसको नॉर्मलाइज है नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपने बताना है कि ये जो साई की वैल्यू है, साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताना है आपको कि दिस इज द नॉर्मलाइज्ड है नहीं है। इफ एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 to k या a लिख लो, ठीक है, या और लिख लो -a to +a। इसके बीच में आपको बताना है कि ये जो साई है आपके पास, ये क्या है, ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है नहीं है, ठीक है भाई। ये साई है, ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है भाई। तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको आपको, ठीक है। ये इस तरफ यहाँ पर करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए कि साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स की वैल्यू -a to +a। आपने बताना है कि साई इज द नॉर्मलाइज्ड है नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो इफ हम सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड है तो देन दिस इज इंप्लाइज दैट कि हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन -∞ to +∞ sin टू साई स्टार d2 की जो वैल्यू है वो हमें आनी चाहिए, ठीक है भैया। हम ये चेक करेंगे तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि वैल्यू आती है नहीं आती, ठीक है भाई। तो आपको ये स्टार चाहिए इसको, ठीक है भाई। स्टार का मतलब होता है ये आपका, जैसे कि ये आपका जो मैथमेटिक्स में होता है कि भाई कहीं यदि किसी का भी साई का स्टार लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चेंजमेंट आएगा, आपका जो आयोटा की जो वैल्यू है, जो भी आपकी इमेजिनरी फंक्शन है वो आपके क्या होते हैं, आयोटा का यदि हम स्टार करते हैं तो ये माइनस आयोटा में चेंज होगा और सारे फंक्शन लगभग आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है भाई। और इसकी प्रॉपर्टी हम बाद में बताएंगे आपका, ठीक है। अब क्या है कि यदि किसी का भी इमेजिनरी पार्ट की या ये आयोटा का यदि हम स्टार लगाते हैं तो आपका क्या होगा, माइनस आयोटा में चेंज होगा। कोई भी रियल नंबर है, यदि आपका कोई भी रियल नंबर है आपका पास, यदि उसका आप स्टार लगाते हो तो वो रियल नंबर ही रह जाता है, रियल नंबर ही बना जाता है। ये मैथमेटिक्स के रूल है कुछ, ठीक है भाई। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज नॉट इन इमेजिनरी पार्ट, रियल वैल्यू है।
तो रियल वैल्यू का यदि आप स्टार लेंगे तो रियल वैल्यू रहेंगी, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो यदि हम यहाँ पर x स्टार कैलकुलेट करें तो ये का यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका यदि हम स्टार करेंगे तो ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का स्टार रियल वैल्यू ही रहेगी, ये हम पहले कह चुके हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आपको क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, साई इनटू में साई स्टार क्या हो जाएगा आपके पास, भाई साई की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, साई स्टार की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, दिस इज x की 4, ये क्या हो जाएगा x की 4 हो जाएगी। ठीक है, x की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसके बाद देखो जैसे x की 4 हुई है, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर आपके पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिमिट लाइन नहीं लगानी है, यहाँ पर तो लिमिट आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है x की वैल्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पर साई की वैल्यू दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर टो की वैल्यू भी x हो जाएंगी, x की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है भाई, ये लिमिट लगी है x की, और इसके बाद ये फंक्शन आ जाएगा साई इनटू साई स्टार इसके अनुसार। ठीक है भाई, तो साई इनटू में साई स्टार डी टू की जगह क्या हो जाएंगे x हो जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस ए टू प्लस ए, साई टू साई स्टार की वैल्यू क्या निकाली हमने x की 4 निकाली dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की 5/5 वैल्यू और इसकी लिमिट माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, ये देखो लिमिट रखो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 5 माइनस में a की माइनस a की पावर 5 माइनस a की पावर 5, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस a की पावर 5। ठीक है भाई, दिस इज 1/5 a की पावर 5 प्लस में a की पावर 5 2a की पावर 5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/5 a की पावर 5, तो दिस इज नोट इज 1। ये वैल्यू क्या नहीं आई आपके पास, 1 नहीं आई, क्योंकि हमें नॉर्मलाइज्ड ही होता, ये साइज नॉर्मलाइज्ड होता तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आती वैल्यू 1 आती। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे कि देन साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड नहीं है। समझ में आपको, साई क्या है नॉर्मलाइज्ड नहीं है। समझ में आया भाई आपको ये। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, कि साई इज इक्वल टू साइन एक्स, साई इज इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू 0, चलो साइन एक्स रहने दो, छोटा समथिंग लिख देते हैं, साई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू फिर से आपकी माइनस ए टू प्लस ए तक अप्रोच कर रही है। आपको बताना है कि साई इज नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। आपको एग्जाम्पल के लिए है सेकंड एग्जाम्पल, ये आपको खुद करके बताना है। फिर से आपने साई स्टार निकाला है, वही वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम। फिर से आपको x इंटू साई स्टार करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन कर। इसके बाद हम इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लिमिट इसने दे रखी है माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है भाई, तो माइनस ए टू प्लस ए, साई इंटू साई स्टार का मतलब होता है a माइनस में x का स्क्वायर डी, टो की जगह x हो जाएगा। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और आपको बताना है कि ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी नॉर्मलाइज, नहीं आएगी तो नॉट नॉर्मलाइज। ठीक है भाई, तो ये आपने खुद करके देखना है, नहीं आए तो बताना। ठीक है, नहीं आए तो क्या है आपको बताना है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन है कि यदि कोई फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं हो, यदि कोई वेव फंक्शन
आपको बता दिया जाए कि भाई ये वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो आप उसे कैसे नॉर्मलाइज्ड करेंगे? क्या है उसको, क्या है, कैसे नॉर्मलाइज्ड करेंगे? किसी भी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो नॉर्मलाइज करने के लिए तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो चेक करने के लिए तो डायरेक्टली आप इस इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं कि फॉर नॉर्मलाइज्ड के लिए तो हमने बताया कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन टू साइन स्टार डी टू की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो साइन इज द नॉर्मलाइज्ड, बिल्कुल सही है। यदि आप साइन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड तो हम कैसे नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं? ठीक है भाई, कंडीशन ये है कि यदि साइन इज नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो ये दिस इज इंटीग्रेशन सही नहीं है। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिकली कैसे हम उसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे? ठीक है भाई, कैसे हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड करेंगे? तो नॉर्मलाइज करने का जो तरीका है, नॉर्मलाइज्ड करने का जो तरीका है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि इफ आपने बताना है कि इफ psi is not normalized, ध्यान से सुनना है कि psi यदि नॉर्मलाइज नहीं है तो हम कैसे नॉर्मलाइज्ड करें? तो psi इज नॉट नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो ये इंटीग्रेशन जो है साइन टू साइन स्टार डी टू दिस इज नॉट वन की वैल्यू नहीं आएंगी। ठीक है ना, नॉर्मलाइज नहीं है, आपको ध्यान से सुनना। ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं है तो इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं आएगा। तो आपने कैसे क्या करना है, तो आपने ये करना है कि कंसीडर सॉल्यूशन का स्टेप है, कंसीडर another wave function कंसीडर another wave function, एक नया फंक्शन आपको जनरेट करना है। ठीक है, एक नया वेव फंक्शन जनरेट करना है, या फिर वेव फंक्शन जो जनरेट करना है, या फिर एक और दूसरा तरीका सुनो आप, ये थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको ये तरीका। एक और बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है कि यदि कंसीडर, ठीक है भाई, यदि आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन इफ psi is not normalized तो solution this integration सॉल्यूशन क्या करना है, दिस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन इनटू में साइन स्टार डी टू। ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास आए, यहां से निकल के जो भी वैल्यू आपके पास निकल के आए उस वैल्यू को आपने क्या करना है, 1/n स्क्वायर की वैल्यू के बराबर रखना है। क्या है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर निकल के आए उस वैल्यू को 1/n स्क्वायर के बराबर रखना है। ठीक है, 1/n स्क्वायर के बराबर रखना है जो भी वैल्यू यहाँ से निकल के आए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि solution of this integration then find the value of n where n is normalized constant
एन क्या है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एन की वैल्यू आए इसके बाद आपने क्या करना है कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, दिस इज इंप्लाइज दैट कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होगा, मान लेते हैं साइड डैश इसका नाम दिया है, तो दिस इज इक्वल टू जो भी एन होता है एन इनटू में मल्टीप्लाई ऑफ नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई। यदि n इनटू में साई को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो भी साई डैश आएगा ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। तो साई डैश क्या है, साई डैश इज नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड मिलेगा, और साइज नॉट नॉर्मलाइज्ड मिलेगा, नॉट नॉर्मलाइज्ड। समझ रहे हो, यानी कि नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेकर चलेंगे और एक साई डैश एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जनरेट करेंगे। तो अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखो क्या है कि इस इंटीग्रेशन को जैसे आप सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आती है तो वो नॉर्मलाइज्ड है, नहीं आती है तो उसको 1 में n स्क्वायर के बराबर रखना है। जो भी मान लेते हैं 10 आ गई आपकी इसकी सॉल्यूशन करके इंटीग्रेशन की, तो दिस इज इक्वल टू 1 में n स्क्वायर, तो आपको n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/√10। तो ये जो n की वैल्यू जो भी आएगी ना, इस वैल्यू से आप क्या करेंगे, जो साई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलाइज्ड की ये जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं फिर से। ठीक है, अब क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, पहला वाला कि साई इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास निकल के कि x स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू को अप्रोच करवाया था -a2 + a के बीच में, और मैंने अभी इसी इंटीग्रेशन को सोल्व किया है कि ये जो साई है ये एक इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड नहीं है आपका, ये जो साई है क्या है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो आपने क्या करना है, साई को नॉर्मलाइज्ड करना है। ठीक है भाई, नॉर्मलाइज तो नहीं है, आपको नॉर्मलाइज करना है। तो अभी मैंने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया -a2 + a x साई इनटू में साई स्टार d2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, x की 4 d2 था, x की 5 2/5, और ये आपके पास a की 5 हो गई, ये वैल्यू निकल के आई है। यह है ना।